आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो बीच बीच में? चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, 1857 है, जो भी चैप्टर खत्म होगा, मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको लिख लीजिएगा, या तो मुझे वैसे दे दीजिएगा या मैं ग्रुप पे डाल दीजिएगा। फिजिकली दे देंगे तो फिजिकली चेक करके मैं दे दूंगा। ठीक। अब इवेंट्स ऑफ वॉर आ जाइए। इवेंट्स ऑफ वॉर, इवेंट्स ऑफ 1857। शुरुआत क्या कर दिए थे? 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे वाला हो गया था, 29 मार्च। उसके बाद 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अगला लिख लीजिए उसके बाद। ऑन 10th May 1857, 10th May 1857, there was a revolt in Meerut. Revolt in Meerut. थर्ड एनआई है, थर्ड नेटिव इन्फेंट्री। थर्ड नेटिव इन्फेंट्री। देयर वॉज अ रिवॉल्ट इन मेरठ लेड बाय थर्ड नेटिव इन्फेंट्री। अब था क्यों? बेसिकली वो ये जो ग्रीस कार्ट्रिज वाली बात थी, इन लोगों ने भी, जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने भी उस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। उसके बाद हुआ कि इनका कोर्ट मार्शल की पूरी शुरू होगी प्रक्रिया। इन्हीं लोगों ने बाद में रिवॉल्ट कर दिया, जिनका कोर्ट मार्शल चल रहा था। वो मैंने जो पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन से लिख लीजिए। उस समय जो मेरठ कैंटोनमेंट था, उसका जो जनरल कौन था, लिख लीजिए, नाम क्या था? जनरल हैविट। जनरल हैविट, ही वॉज द हेड ऑफ मेरठ कैंटोनमेंट। जनरल हैविट। हैविट ये मेरठ के हैं। यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया ये। मैं यूपी पीसीएस यूपीएससी इसलिए बोलता रहता हूं, जिसका जो एग्जाम फोकस जो के देना चाह रहा है, वो इन सब फैक्ट्स पे ध्यान रखें। लेकिन जो यूपीएससी पे फोकस्ड है, वो इन सब फैक्ट से फ्री रहिए। नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है? जो जो भी यूपी से जिनको देना, ये सब फैक्ट्स पूछते हैं कौन था। अब जब रिवॉल्ट होता है तो ये इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। जनरल हैबिट बेसिकली है, वो सरेंडर कर देता है आर्मी के सामने। अब आर्मी कहां पहुंची? आर्मी पहुंची दिल्ली। अगला पॉइंट, डेट लिख लीजिए। कमांडर था उस जो आपकी कैंटोनमेंट थी, मेरठ कैंटोनमेंट का। अगला, दिल्ली। सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ मार्च टूवर्ड दिल्ली, मार्च टूवर्ड्स दिल्ली, एंड कैप्चर्ड दिल्ली, कैप्चर्ड दिल्ली। जनरल निकलसन, नाम लिख लीजिए। जनरल निकलसन डाइड ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट। ये पूछा गया। जनरल निकलसन डाइड ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट। कब? 12 मई को। 10 से मेरठ से चले, 12 मई को यहां पहुंच गया। 12 मई जी, 12 मई। बहादुर शाह जफर, अगला पॉइंट, बहादुर शाह जफर was again reinstalled as a emperor of India, was again reinstalled as a emperor of India। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह नाम था, जफर नाम से वो पोइट्री लिखता था, तो जफर इसका टाइटल था, जफर। हाँ, वही तो मैंने कहा। निकलसन, मैंने कहा ना, निकलसन जो थे, निकलसन के ही अगेंस्ट वॉर हुई थी। निकलसन मर गया इसी में। निकलसन डाइड, पता नहीं क्या, निकलसन डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर।
अगला पॉइंट, अ काउंसिल वॉज मेड with the help of soldiers. A council was made with the help of soldiers, which was, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहादुर शाह जफर नहीं मरा था। बहादुर शाह जफर का जिसने सक्सेसर नॉमिनेट किया था उसकी डेथ हो गई थी। बहादुर शाह जफर अभी भी है। मान लीजिए एक्स व्यक्ति है जफर, उसके बाद अगला सक्सेसर कौन बनेगा इस पर रोक लगा दी गई थी कि अब इसके बाद जो बादशाहत है, जो बादशाह पोस्ट है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। बहादुर शाह जफर अभी भी है। ठीक, अगला पॉइंट आ जाइए। अ काउंसिल वॉज मेड विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स विच वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रिंसेस। जो राजकुमार थे जफर के बेटे, उन्होंने उसका चार्ज लिया। प्रिंसेस, सन ऑफ, प्रिंस का नाम भी है, लिख लीजिए, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा। मिर्जा मुगल एंड मिर्जा ख्वाजा। मिर्जा मुगल लिख दें, मिर्जा मुगल एंड मिर्जा ख्वाजा। मिर्जा ख्वाजा। बट अगला पॉइंट, बट व्हेन बख्त खां, बख्त खां, बख्त खां, बट व्हेन बख्त खां अराइव्ड इन दिल्ली, बख्त खां, इसका एक और नाम खान बहादुर खां भी नाम है इसका। बख्त खां अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम रुहेलखंड। यह भी पूछा गया है कि बख्त खां कहां के थे। फ्रॉम रुहेलखंड, when Bakht Khan arrived in Delhi from Ruhelkhand, he was made head of this council. अब रिवॉल्ट जो है अब बख्त खां के अंडर ही आगे बढ़ेगा। He was made head of this council. बख्त खां या खान बहादुर खां कहां के हैं? रुहेलखंड के। रुहेलखंड के सोल्जर ही थे खान बहादुर खां। अब जो रिवॉल्ट 1857 का दिल्ली में हुआ है वो इनके ही नेतृत्व में, इन्हीं की कमांडरशिप में हुआ है। अगला पॉइंट, बट टिल सितंबर 1857, September 1857, Delhi was again won by British Army. Won by British Army. कैप्टन हडसन नाम इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हडसन was the commander, Captain Hudson. Who took the charge of Delhi? Captain Hudson was the commander who took the charge of Delhi. अब इसके आगे की स्टोरी पता होगा। जो ये दोनों बेटे थे, इन दोनों बेटों को मार दिया गया और एक पोता भी था, अबू बकर। अगला पॉइंट लिख लीजिए, जफर बोथ सन, मिर्जा मुगल एंड मिर्जा ख्वाजा। जफर बोथ सन, बोथ सन, मिर्जा मुगल एंड मिर्जा ख्वाजा वॉज शॉट बाय हडसन। दोनों, हाँ, अभी ग्रैंडसन ही बचा है। वॉज शॉट बाय हडसन एंड हीज ग्रैंडसन अबू बकर was also shot down.
इन द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मकबरे में ये वॉर हुआ था। उसमें झड़प के लिए वॉर क्या था, तीनों तीनों दोनों बेटे और एक पोता, तीनों वहीं पे खत्म। अब सक्सेसर का मुद्दा खत्म हो गया ना, जब आपने सक्सेसर से खत्म कर दिया तो मुद्दा ही खत्म, अगला सक्सेसर कौन होगा, तो दोनों बेटे और पोता तीनों को मार दिया गया। अगला पॉइंट किसका, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अगला पॉइंट, ऑन 4th June 1857 revolt broke in Lucknow। 4th June 1857 revolt broke in Lucknow। This revolt was led by Begum Hazrat Mahal, Begum Hazrat Mahal, in the name of Birjis Qadir, in the name of the Nawab Birjis Qadir। Birjis Qadir, in the name of Nawab Birjis Qadir। कहां वॉर हुआ था पता, यही बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था, आज जो पार्क है। रिवॉल्ट हुआ बट फाइनली, हाँ एक इवेंट और इंपॉर्टेंट है, जो रेजिडेंसी है यहीं पर हेनरी लॉरेंस, हु वाज द रेजिडेंट ऑफ लखनऊ या अवध रीजन का रेजिडेंट था, वो भी रेजिडेंसी को सेव करने के चक्कर में उसकी भी डेथ हो गई। अगला पॉइंट, हेनरी लॉरेंस who was the head of Lucknow Residency, the head of Lucknow Residency died in a war between troops and company while saving Residency। क्या लिखा, died in a war between troops and company army। अवध के ट्रूप्स और कंपनी आर्मी की जो वॉर हुई थी उसमें, वाइल सेविंग रेजिडेंसी। नाम इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉरेंस, क्योंकि जॉन लॉरेंस भी आपको मिलेगा नाम, तो जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस में डिफरेंस करके रखना। जॉन लॉरेंस पंजाब का रीजेंट बनता है, ये हेनरी लॉरेंस यहां का है। अवध को जब कंट्रोल किया जाता है तो यहां का रीजेंट हेनरी लॉरेंस को बनाते हैं। अगला पॉइंट, ऑन 5th June 1850, अवध वॉज फाइनली कंट्रोल्ड बाय कंपनी, अवध वॉज फाइनली कंट्रोल्ड बाय कंपनी in March 1858। March 1858 बाय जनरल कैम्बल। ये कैम्बल बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, अब जितने भी यूपी में रिवॉल्ट हुए हैं सबको इसी ने सप्रेस किया था। जो बाद में इसको जो आर्मी जब क्राउन रूल आता है इसी को कमांडर बनाया जाता है कंपनी का। वॉज रिगेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कैम्बल। Awadh was regained या लखनऊ was regained under the leadership of Campbell in March 1858। Campbell अगला, on 5th June 1857, 5th June 1857 रिवॉल्ट ब्रेक इन झांसी। सीरीज भी याद रखिएगा, रिवॉल्ट ब्रेक इन झांसी। कौन था लीडर, अब ये बच्चों वाले फैक्ट बताने की जरूरत नहीं ना। झांसी की बचपन का नाम मनु, शादी गंगाधर राव से हुई, बेटा कोई था नहीं तो दामोदर राव को गोद लिया। इतना पढ़ लेना भाई, नहीं पता हो तो छोटा छोटा लिखते चले जाना। लिख लो, होता क्या है कि लिख रहे हो तो पूरा लिख लो।
मतलब मैं कोशिश करता हूं बुक ना खोलनी पड़े हिस्ट्री की फिर से, इच्छा हो तो खोल लेना, ठीक है। मनु वनु लिख लेना, ये मनु गंगंधर राव दामोदर राव, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है लिख लीजिए। उसके बाद जो कमांडर उस समय कंपनी का था, क्या नाम था? ह्यूज रोज। ह्यूज रोज सीज्ड झांसी ऑन मार्च 1858। सीज मतलब घेर लिया, मार्च 1858। बाकी कंगना रनौत वाली किसने देखी है? रानी लक्ष्मीबाई देखी होगी, हमने भी देखी है। वो बाकी स्टोरी कुछ कुछ ठीक है। वो 7 दिन घेर के रखता है, उसके बाद वो थोड़ा फिल्मेटिक दिखा दिया था। वहां से स्केप करती झांसी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई फिर पहुंचती कालपी। कालपी कालपी में इनकी मुलाकात होती है तात्या टोपे से। पूछेगा नहीं लेकिन सुनते रहो, बस स्टोरी है, हम भी सुना रहे हैं। तात्या टोपे से, कालपी से फिर ये पहुंचते ग्वालियर। ग्वालियर में उसमें जो सिंधिया हमेशा से ग्वालियर के रूलर थे, उन्होंने, वो कंपनी के पक्के पिट्ठू थे। आज जो सिंधिया लोग हैं, उस समय कंपनी के पक्के पिट्ठू थे। झांसी को पता था, रानी लक्ष्मीबाई पता था कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे उसको, बट तभी भी जाती है। जो सिंधिया की आर्मी है उसको विश्वास हो सकता है आर्मी सपोर्ट कर दे, और होता भी है। आर्मी सपोर्ट झांसी को कर देती है, रानी लक्ष्मीबाई को। और फिर वॉर होता, फाइनल वॉर, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है उसी पे, ग्वालियर के वॉर में। अगला पॉइंट लिखते जाए, सीरीज लिख लीजिए। फ्रॉम झांसी शी वेंट टू कालपी। यहां पे तात्या टोपे, कालपी टू ग्वालियर, और फाइनली यहां वहीं पे वॉर होता, बैटल ऑफ ग्वालियर। बैटल ऑफ ग्वालियर, वेयर शी फाइनली डाइड। वेयर शी फाइनली डाइड। और वो स्टेटमेंट पता ही होगा जो उसने बोला था, कि वो ह्यूज रोज का स्टेटमेंट है। वो बस इतना याद रखिएगा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए था कि ग्वालियर के मैदान पे जितने लोगों की डेथ हुई है, शी वॉज द ओनली मैन। उसको कहती है पुरुष है, बाकी सब जो भी थे। बोला मरने वालों में इकलौती जो पुरुष थी वो यही महिला है। मतलब इतनी वो उसने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी थी, उससे प्रभावित होकर ह्यूज रोज ने कहा था ये। ठीक है, बुक्स में मिल जाएगा। अगला पॉइंट आ जाओ। ऑन 5 जून 1857 रिवॉल्ट ब्रेक इन कानपुर। 5 जून को कानपुर में भी है। कानपुर मतलब अपने लखनऊ के दोनों तरफ, एक बार कानपुर में एक बार झांसी में, दोनों को सेम डेट को हुआ है। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब। इंपॉर्टेंट यहां पे 2 इवेंट है, क्या नाम है? सत्ती चौरा, एक छोटी सी हेडिंग डाली ऐसे करके, सत्ती चौरा, इंसिडेंस ऑफ सत्ती चौरा। सत्ती चौरा, सत्ती चौरा प्लेस का नाम है जहां पर कंपनी का जो कमांडर था उसका नाम था, लिख लीजिए, जनरल व्हीलर। जनरल व्हीलर, ही वॉज द हेड ऑफ कैंटोनमेंट इन कानपुर। जब रिवॉल्ट होता है तो व्हीलर सरेंडर कर देता है। एक शर्त पे, इसकी शर्त क्या है कि उसको इलाहाबाद तक स्केप करने में मदद कर दो बस। जो जैसे तैसे उसको आप स्केप करने में इलाहाबाद पहुंच जाए। आर्मी तैयार हो जाती है, बोला अच्छा ठीक है चले जाओ। लेकिन इसी बीच सत्ती चौरा के पास एक जगह बीबीगढ़। इस बीबीगढ़ जो इस हाउस है बेसिकली, ये इसी बीबीगढ़ में जो व्हीलर और उसकी व्हीलर, उसके कुछ सपोर्टर्स, मतलब उसके जो भी है आर्मी मैन है, और कुछ महिलाएं, उसको इसी बीबीगढ़ के हाउस में अरेस्ट कर लिया गया।
और जितने भी रेबिलियन थे उसने बीबीगढ़ को जला दिया। मतलब उसमें डेथ किसकी किसकी, विलन, उसके कुछ आर्मी मैन और उसकी जो जो भी फैले विमेन्स थी, उनकी सब डेथ इसी बीबीगढ़ में हो गई। अब रिस्पॉन्ड जो था वो बड़ा खतरनाक हुआ ब्रिटिशर्स की तरफ से। भैया इतने लोग को मारे वो थोड़ी ना छोड़ेंगे। रिस्पॉन्ड जो था वो जबरदस्त था। नाम जनरल कली, जनरल नील। ये समझ गया ना बीबीगढ़ क्या है? सत्तीचौरन बीबीगढ़ इंपॉर्टेंट है। कानपुर का इंसिडेंट था रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। ये पेशवा है नाना साहब इस समय, उनके नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बात समझिए नहीं समझ में? नाना साहब पेशवा है। पेशवा के जब पुणे की जब ट्रीटी होती है तो पेशवाशिप को डिस्पोज कर दिया गया और भेज कहां दिया गया? बिठूर में बैठा दिया गया, पेंशन देके बिठूर में। अब इसी पेंशन का एक मामला था, पूरी सुन लो। इसी पेंशन के मामले के लिए उन्होंने अपना एक एडवाइजर था अजीमुल्ला खां, उनको भेजा लंदन। माना जाता है जो पूरे 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें दो लोगों का बड़ा जबरदस्त रोल था, एक अजीमुल्ला खां और दूसरा रणोजी बापू। दो नाम और लिख लीजिए, अजीमुल्ला खां और रणोजी बापू। नोट करके लिख लेना। अजीमुल्ला खां कौन था? ये नाना साहब की पेंशन के लिए लंदन जाते हैं। पीसीएस टाइप पूछ लेता है ऐसा। अजीमुल्ला खान नाना साहब की पेंशन के लिए लंदन जाते हैं, जो प्रीवी काउंसिल थी, जो किंग काउंसिल है, उससे बात करने के लिए। भैया जो पेंशन में बात तय होती है, तुम्हें पैसे नहीं मिले तो पैसे तो दो, हमारा घर कैसे चलेगा। रणोजी बापू हैं ये जो किंग ऑफ रूलर ऑफ सतारा है, रूलर ऑफ सतारा, उसके एडवाइजर थे रणोजी बापू। राजा प्रताप सिंह रूलर का नाम था सतारा के, उसकी पेंशन के लिए ये भी लंदन जाते हैं और लंदन में दोनों मिल जाते हैं और कहा जाता है इन्हीं लोगों ने रिवॉल्ट का पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी। राजा प्रताप सिंह। बात समझ आई? ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। जब कमल और रोटी वाला आपने सुना होगा, बेसिकली है क्या, जब नेचर ऑफ रिवॉल्ट में हम आएंगे तो ये वहां होगा ना क्लियर कि ये रिवॉल्ट था क्या, प्लान्ड रिवॉल्ट है कि इम्प्लान्ड, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। जब इसको बोला जाता प्लान्ड रिवॉल्ट है तो आप ये चपाती और लोटस वाला इवेंट सुनते हो कि कैसे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए रोटी और चपाती का एज अ सिंबल इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बाद में भी देखेंगे वो ऐसा था क्या, नहीं था, या फिर केवल एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसको इंपेरिकल हिस्टोरियंस ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, यह शो करने के लिए कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लिए ना। तो अब आपका क्वेश्चन था आइए नाना साहब पेशवा थे, उनके नाम पर जो सोल्जर्स उन्होंने रिवॉल्ट किया। ठीक, रिवॉल्ट में जो आर्मी कैंटोनमेंट का हेड थे व्हीलर, इन्होंने सरेंडर कर दिया। उस सरेंडर के बाद होता है कि ये कहते हैं कि भैया मुझे केवल इलाहाबाद जाने की छूट दे दो। बट ये सत्ती चौरा का ये इवेंट है, यहां पर ये पूरा इवेंट है, यहां पर इन लोगों को घेर लिया गया और बीबीगढ़ के हाउस में अरेस्ट कर दिया गया। और यहां पे इस अरेस्ट के बाद इनको जला दिया गया। रिस्पॉन्ड बड़ा भयंकर था। जनरल नील में कहते हैं कि एक पेड़ है कहीं बिठूर में, हर उस पेड़ की सारी टहनियों पे जितने भी सोल्जर्स थे उनको टांग के लटका दिया उसने। रिवॉल्ट मतलब एक, अब नेचर ऑफ रिवॉल्ट में हम पढ़ेंगे, इट वॉज अ रिवॉल्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। अब ये नेचर ऑफ रिवॉल्ट में आएगा कि सभ्य लोग और असभ्य लोगों के बीच एक लड़ाई थी, लेकिन ना कोई सभ्य था ना कोई असभ्य था, दोनों ही असभ्य थे और दोनों ही सभ्य थे। अगर ऐसा होता सभ्यता की बात, तो इतनी बेदर्द तरीके से कोई किसी को मारता नहीं। इन्होंने भी सभ्यता की लिमिट तोड़ दी। जब वो सरेंडर कर रहे थे तो मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन रिस्पॉन्स जो था वो भी वैसा ही था कि जब उन्होंने की ऐसा, जब कहते वॉर के रूल्स तोड़े तो हमने भी वही किया। ठीक है, तो बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का भी नेचर ऑफ रिवॉल्ट में आएगा, वो आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इवेंट्स लिख लीजिए।
इवेंट्स पढ़ाने मुझे मजा नहीं आता, क्या कहानी रटा जा रहा है आदमी, लेकिन चलो इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई यहां तक? अगला आ जाइए। अब कुछ और प्लेसेस और इंपॉर्टेंट जो रिबिलियंस उनके नाम लिख लीजिए, लीडर्स जो थे। जो सबसे, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बाबू कुंवर सिंह, अगला नाम, बिहार। बाबू कुंवर सिंह, ही वॉज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर, डिस्ट्रिक्ट शाहाबाद। शाहाबाद बिहार में है ये, जगदीशपुर, डिस्ट्रिक्ट शाहाबाद ऑफ बिहार। पर्सनल फेवरेट क्यों है? मतलब होता है ना, इंसान हम लोग भी हैं। जब रिवॉल्ट ब्रेकडाउन होता उस समय उस बूढ़े की एज 80 साल थी, और ही वॉज द ओनली रिबेलियन जो कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं हारा ब्रिटिशर से। 2 बार वो ब्रिटिश आर्मी को हराता है, बिहार से आजमगढ़ होते हुए अवध तक आता है, और लौटते टाइम फिर से आजमगढ़ पहुंचता है, फिर से आर्मी को हराता है, और फिर बिहार पहुंचता है। और ये इकलौता ऐसा रिबेलियन थे वो जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी, उसको कंपनी नहीं पकड़ पाई। और एक वॉर यहां तक कहानी में सुनने को जो मिलता है, वॉर हो रहा था तो वॉर में एक बुलेट उनकी लेफ्ट हैंड पे लग गई, ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। बोला, किसी ने कहा बोला जहर पूरे बॉडी में चला जाएगा, तो हाथ ही काट डाला उन्होंने। और एक हाथ से ही वो व्यक्ति बिहार, अवध रियासत ने आजमगढ़ की जागीर जो है उनको दे दी थी। एक लीग्रैंड कैप्टन था, उसको उसने आजमगढ़ में हराया भी, और फिर वो अपनी जगह पहुंचता है। फाइनली फाइनली अपनी नेचुरल लेती, कंपनी कंट्रोल कर लेती फिर से शाहाबाद को, लेकिन वो नहीं हारा डायरेक्ट बैटल में, डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं हारे थे वो। रिवॉल्ट बिहार का शुरू कहां से होता है? लिख लीजिए, दानापुर से। दानापुर, पटना के पास एक छोटा सा कैंटोनमेंट एरिया है दानापुर, वहां पे रिवॉल्ट शुरू हुआ, जिसको बाद में बाबू कुंवर सिंह ने लीड किया था। दानापुर, बिहार कोई गया है? दानापुर नाम सुना है? पटना से वो 10 किलोमीटर पे दानापुर स्टेशन है, कैंटोनमेंट एरिया ही है वो, और वहीं से रिवॉल्ट ब्रेकडाउन हुआ था बिहार में। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। और लिख लेना, ही वॉज ओनली रिबिलियन, ही वॉज ओनली रिबिलियन जिसकी नेचुरल डेथ हुई थी। हाँ, फर्स्ट रिवॉल्ट उसी टाइम में। अरे तभी मैंने बोल दिया ना, 80 साल के यही थे। आप सोचिए, 80 साल में आज के टाइम में आदमी चलना फिरना बंद कर देता है, वो व्यक्ति अकेले लड़ रहा था। अब जो बिहार के, जो पूरब के लोग, यूपी के पूरब के लोग, और जो बिहार वाले हैं, बड़ा कुंवर सिंह का नाम बड़े फक्र के साथ लेते हैं। शेर था, शेर। आगे अगला पॉइंट, अगला लिख लीजिए, इलाहाबाद। सब 1857 चल रहा है, 1858 तक सब कंट्रोल में आ गया है, सब उसी आसपास चल रहा है। इलाहाबाद, कौन था लीडर, कौन था? लिख लीजिए, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद, अगला कौन है फैजाबाद का? मोहम्मद अहमद उल्ला। अहमद उल्ला। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इकलौता सा रिबेलियन था जिस पर कंपनी ने इनाम रखा था 50,000 का। ही वॉज द ओनली रिबेलियन who was prized for an amount of 50,000. 50,000 प्राइज्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000। जो भी पकड़ेगा 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यही इकलौता यही है। अब हमें यही पता है कौन
बाके कौन है? होंगे होंगे, सही पढ़ा होगा आपने। फिलहाल लेकिन यही है क्वेश्चन जो पूछा गया अहमदुल्ला के लिए ही है। और कंपनी ने इनको इसके लिए कहा है ही वॉज द आर्मी नंबर 1 ऑफ द कंपनी। एक स्टेटमेंट है से रिलेटेड। ही वॉज द एनिमी नंबर 1। ही वॉज द एनिमी नंबर 1। दुश्मन नंबर 1 है, सबसे खतरनाक यही था। ही वॉज द एनिमी नंबर 1 इन द आई ऑफ कंपनी। इन द आई ऑफ कंपनी। एक यही लखीमपुर में एक जगह है पुआया। लखीमपुर मतलब मेरा घर वही है। वहीं जो पुआया का जमींदार था उसने इनके खिलाफ वो कर दी थी, अरे सुपारी टाइप का लेके इनकी मुखबरी कर दी थी। और फाइनली इनको वहीं पुआया का जो बैटल हुआ था इनकी डेथ हो गई थी। पुआया का नाम लिख लीजिए, जमींदार ऑफ पुआया। जमींदार ऑफ पुआया मोहम्मदी में पुआया जगह थी। वहीं के एक जमींदार ने मुखबरी कर दी थी जहां जिसके कारण ये पकड़ लिए गए। एंड ही डाइड इन पुआया। एंड ही डाइड इन पुआया। पुआया पुवाया। नाना साहब का लिख लीजिए, नाना साहब का। नाना साहब चले गए कहां? नेपाल। आइए, नाना साहब लिख लीजिएगा। नाना साहब और बेगम हजरत महल ये दोनों नेपाली चले गए थे। नाना साहेब और बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की समाधि भी नेपाल में ही है। और तात्या टोपे का क्या हुआ था? फाइनली फांसी दी गई थी। नाना साहब का नाम क्या है? धोदू पंत, लिख लो, धोदू पंत। निकनेम ऑफ नाना साहेब धोदू पंत। निकनेम ऑफ नाना साहेब धोदू पंत। पूछा गया है तो लिख लो। तात्या टोपे का क्या निकनेम था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। और ये बेचारे पकड़ लिए गए थे ग्वालियर में सिंधिया की मुखबरी से। और उनको बाद में इनको कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट लिख लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट नेम से लिख लीजिए आगे। बरेली। बरेली। बरेली खान बहादुर खां। जो बख्त कहां है यही खान बहादुर खां। बरेली। उसका लिखिए असम। असम दीवान मनीराम। मनीराम। मनीराम दत्ता नाम है इनका। उड़ीसा सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही। दोनों भाई हैं ये, सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही। इन लोगों ने तो रिवॉल्ट किया। कौन लोग न्यूट्रल कौन कौन थे ये भी लिख लीजिए। कौन कौन थे न्यूट्रल? हाँ लिखो, होलकर्स, सिंधिया। होलकर्स, सिंधिया। होलकर्स कहां के हैं? गायकवाड़, इंदौर के। होलकर्स ऑफ इंदौर अहिल्याबाई होलकर वाले हैं।
निजाम ऑफ अगले की निजाम ऑफ हैदराबाद। देखो 12 क्लास मिली है और पूरा पढ़ाना है, थोड़ा इसलिए स्पीड में आइए। ज्यादा टाइम, ये तो फैक्ट्स हैं, ज्यादा टाइम हमें नेचर ऑफ रिवॉल्ट में टाइम लगता है, और जब हम इंडिपेंडेंस में पहुंचेंगे ना, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, उसमें वो समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। समझने वाला हाँ वही करें, यहां समझाना ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ऑफ रिवॉल्ट आएगा तो वो समझने वाला है। न्यूट्रल कौन कौन से लिखिए, होलकर, सिंधिया, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिख वाले जो पूरी थी, सिख, सिक्स, किंग ऑफ जोधपुर, राजपुताना वाला, नवाब ऑफ भोपाल, नवाब ऑफ भोपाल, ये सब न्यूट्रल तो छोड़ो, दे वर एक्टिवली सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स इन सप्रेसिंग इंडियन आर्मी। लिख लो अगला पॉइंट, दे वर एक्टिवली सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट। लिख लिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैनिंग, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैनिंग, these rulers acted as a barrier, acted as a barrier against fast moving waves of the sea, fast moving waves of the sea। सी क्या है, रिबेल, जो रिबेलियन है ये सी है, ठीक। कैनिंग इंपॉर्टेंट है नाम। अब आप जल्दी जल्दी आप लोग बता दिए, गवर्नर जनरल कौन 1857 के टाइम पीरियड में, लॉर्ड कैनिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रिटेन का, कौन बोला, बहुत अच्छे, पामस्टन, लिख लीजिए, पामस्टन। पामस्टन। कमांडर कौन है, चीफ का जो आर्मी कमांडर इस समय कौन है, एनिसन, एनिसन। इसके बाद बना कैम्बल, आफ्टर 1857 कैम्बल को कमांडर बनाया गया, एनिसन, ANISEN, एनिसन, एनिसन। आफ्टर रिवॉल्ट किसको बनाया गया, कैम्बल को बनाया गया था। आफ्टर रिवॉल्ट कैम्बल वॉज मेड कमांडर इन चीफ, कैम्बल। अब आ जाओ भैया नेचर ऑफ रिवॉल्ट, फैक्ट से मुक्ति मिली। अब आओ नेचर ऑफ रिवॉल्ट, नेचर ऑफ रिवॉल्ट। जो रिवॉल्ट है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या थी उसकी। पहले कुछ, अभी भी कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, उसके बाद आप ही लोग बताइए नेचर क्या था। आपका रिवॉल्ट है, आप ही लोग बताइए। पहला लिखिए, फैक्ट्स में जो है अलग अलग हिस्टोरियंस ने इस रिवॉल्ट को अलग अलग नाम दिया है, तो किसने क्या क्या कहा है लिख लीजिए। पहला, सिपॉय मूवमेंट, सिपॉय मूवमेंट किसने कहा है ये लिख लीजिए, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। रिलीजियस फैनेटिक्स वर्सेस क्रिश्चियनिटी, रिलीजियस फैनेटिक्स, फैनेटिक अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी या वर्सेस क्रिश्चियनिटी लिख लीजिए। किसका स्टेटमेंट है ये, LE रीज, LE रीज, रिलीजियस फैनेटिक अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, LE रीज।
होम्स तीसरा लिख लीजिए, टी.आर. होम्स। इनका क्या कहना था? वही सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म। दिस रिवॉल्ट वॉज बिटवीन टी.आर. होम्स, नाम हिस्टोरियन का, टी.आर. होम्स। This war was between civilization and barbarism। सभ्यता और असभ्यता के मध्य युद्ध था। सभ्यता और असभ्यता। अगला, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम, इन्होंने क्या बोला है? दिस वॉज द रिवॉल्ट which was laid down by conspiracy between Hindu and Muslims, laid down due to conspiracy of Hindu and Muslims। This revolt was led down due to the conspiracy of Hindu and Muslims। आउट्रम, OUTRUM। जो आप लोग बुक पढ़ रहे हो, किसी में इतना नहीं दिया हुआ, पहले बता दे रहे, इसलिए लिख लो। दिया है? कौन बोला? वाह, चलिए, अभी नहीं दिया भी होगा आगे, इसके बाद आओ। सबसे पहले किसने कहा है नेशनल मूवमेंट? बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली कौन था ये व्यक्ति? बेंजामिन डिज़राइली, इसमें रटने वाला कुछ है ही नहीं ना, ये सिंपल सा। ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, विरोध करेगा ना, सीधी सी बात है गवर्नमेंट की। इसी ने कहा था कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल मूवमेंट, दिस वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट। और अब आ जाइए वीडी सावरकर। वो नेशनल मूवमेंट लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। वीडी सावरकर के अकॉर्डिंग दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर कौन है? हाँ, आरएसएस वाले। और कुछ बताओ जो अच्छा लगे सुनने में। राइटर थे, क्या लिखा इन्होंने? कुछ अच्छी चीज बताओ जो लगे कि हाँ नया है। ये तो पॉलिटिक्स वाला है कि काला पानी वाले। अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनके बारे में देनी तो अच्छी दो। कोई किस कॉन्स्पिरेसी को ये थे रिलेटेड, जिसके तहत इन्हें काला पानी दिया गया था? वीर सावरकर नहीं, विनायक दामोदर सावरकर है ये। बाद में वीर सावरकर बोल दिया गया इन्हें, विनायक दामोदर सावरकर है ये, वीडी सावरकर। याद रखना तो उस केस को याद रखो जिसके तहत दिया गया था काला पानी। तो आजकल गवर्नमेंट बता दिए काला पानी मिला था। बताओ कोई। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस था जिसके तहत इन्हें दिया गया था। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, इनकी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मित्र मेला और अभिनव भारत। इन्हीं के एक मेंबर थे जिसने वहां पर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, मदनलाल ढींगरा।
जब केस चला तो सब पे एक साथ चला, वीडी सावरकर पे भी केस चला फिर, क्योंकि इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था वो। था नहीं थे, मदनलाल ढींगरा। आगे अभिनव भारत, अभी आगे आ जाएगा वो, जब हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। वीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगला, हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? वीडी सावरकर के अकॉर्डिंग दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली था क्या, गदर के जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तब ये बुक लिखी गई थी। सबसे पहले बेंजामिन डिज़रायली ने बात ही कही है अपने मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ये पूरा पूरा नेशनल मूवमेंट था, क्योंकि पूरी प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड था ये। क्यों कहा होगा? क्योंकि ये एक नाकामयाबी थी गवर्नमेंट की। ऑपोजिशन तो हमेशा यही करता है ना, अच्छा हो या बुरा हो, नाकामयाबी गवर्नमेंट की है। ये वो शो करना चाह रहे थे, नाकामयाबी थी किस सेंस में, कि वहां पे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही थी और गवर्नमेंट को पता भी नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा दिस वाज द नेशनल मूवमेंट। इसलिए बेंजामिन डिज़रायली का। वीडी सावरकर बहुत बाद में बात ही कहते हैं, जब 50 साल गदर के हो गए तब इन्होंने बात कही, जब पूरा एक पूरा सेमिनार हो रहा था तब वो कहते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं था, ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। बाद में जब हम आगे आएंगे तब बताते हैं, अभी आगे आएंगे हम लोग भी। जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू होगा ना तब वीडी सावरकर का नाम आएगा, ठीक है। तब वीडी सावरकर ने बात ये बाद में कही है। अगला इंपॉर्टेंट कौन है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार हिस्टोरियन का नाम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना, इसीलिए। अगला पॉइंट, आरसी मजूमदार। अकॉर्डिंग टू हिम, ये सब क्वेश्चंस बोल रहा हूं, सब ये क्वेश्चंस हैं, इसको सीरियस होकर लिखते जाइए। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉर वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। जब भारत आजाद हुआ था तो हिस्ट्री लिखने के लिए आरसी मजूमदार को नॉमिनेट किया गवर्नमेंट ने। लिखिए आप। आरसी मजूमदार ने कहा भाई इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लिख पाऊंगा। बाद में एस एन सेन को बनाया गया था गवर्नमेंट का, बाद में राइटर एस एन सेन को बनाया गया, जिनकी बुक का नाम क्या है? 1857। इनकी बुक का नाम क्या है? चलो एक साथ लिखवा देंगे। अब आगे आ जाइए। नेचर ऑफ वॉर में था, अब एक्चुअल में है क्या ये? आपने सबके देख ली दृष्टिकोण क्या क्या है। कोई कह रहा है सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म, कोई कह रहा है सिपॉय मूवमेंट, कोई कह रहा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई कह रहा है कि नेशनल मूवमेंट था। आपको क्या लगता है क्या था ये? कोई नया बच्चा बताए। हाँ, पुराने वाले तो जो मैं ही बताऊंगा वही उन्होंने वो फिर से बताएंगे ना मुझे। जो नया है तो कुछ आइडिया। हाँ बताइए। बहुत अच्छे। हाँ बस मेन पॉइंट यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लान नहीं था। और कोई? कंक्लूजन आपने क्या दिया? एक बार तो सिपॉय मूवमेंट इन बिगिनिंग। अगर बैलेंस्ड अप्रोच है ना तो जितने भी हिस्टोरियन सब ने यही बोला है, वो जेएल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो,
वो आरसी मजूमदार हो, वो एस एन सेन हो, सबने शुरुआत इसी से की है कि इट वॉज अ सिपॉय म्यूटनी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इट वॉज अ सिपॉय म्यूटनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब बहादुर शाह वॉज री इंस्टॉल्ड एज एन एम्पर ऑफ इंडिया, दिस वॉज टर्न इनटू अ मूवमेंट, अ मास मूवमेंट। क्योंकि अगर नेशन, ठीक है नेशन नहीं था, नेशन बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो बहुत बाद में आया। नेशन होता क्या है? नेशन राज्य होता है। नेशन क्या होता है? हाँ, अगर बोले व्हाट व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ नेशन, फीचर्स बता दो। सेम लैंग्वेज, तो अपना इंडिया नेशन नहीं है। सर सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पहला पॉइंट अच्छा है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब एक ही हमें पता हो कि हमारी इस सीमा रेखा हमारी ये है, हम इसके पार्ट हैं। इसके अलावा और कॉमन कल्चर, कॉमन सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अरे भाई पहले नेशन बता दो, बाद में नेशनलिज्म बताओगे ना। नेशन तो क्लियर कर दो क्या है। सेम कल्चर, और आपने क्या बोला था? सेम करेंसी। अच्छा, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और देखो क्या सब सही रहो, यही बेसिक एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, वननेस की फीलिंग, कोहेसिवनेस की फीलिंग, हम सब एक कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो आप ब्रदरहुड बोले वही कोहेसिवनेस, एक साथ हम एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं। अब बाकी आपने जो थोड़ा थोड़ा सबने बोल दिया, नेशन बेसिकली वही है। अगर हम देखें तो नेशन तो ठीक है, नेशन बनता कैसे है? जब स्टेट एक्सपेंड करता है वो नेशन बन जाता है। अगर आज इंडिया को नेशन के रूप में देखें तो नेशन क्या है? धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ स्टेट्स तो है ना, और बाकी सब उसके अंदर ही आ जा रहा है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अगर बात ना करें, नेशन को वैसे देखें तो बात सही है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट जरूर हैं, लेकिन फाइनली लीड किसको कर रहे थे? वो बना किसको रहे थे? एक नेशन की तो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर केवल रूलर्स ही पार्टिसिपेट करते तो मूवमेंट इतने लंबे समय तक चल नहीं पाता। अभी तक मूवमेंट्स हो रहे थे ना, छोटे छोटे, किसी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने में सप्रेस कर दिए गए। ये मूवमेंट लगभग लगभग 2 साल चला, पूरा 57 और लगभग लगभग 58 के सितंबर तक। तो अगर कोई फीलिंग तो थी जो लोगों को एक साथ ला रही थी, और वो फीलिंग क्या है? नेशन, नेशन की बात ना भी करें तो एक फीलिंग तो जरूर थी, हमारे सबके सामने जो एनिमी है वो कॉमन है। ये तो सबको पता था ना। वो हम सब एक ही खिलाफ लड़ रहे हैं, नाना साहिब एक ही खिलाफ लड़ रहे थे, झांसी भी एक ही खिलाफ लड़ रही थी, जो भी थे सब एक ही खिलाफ लड़ रहे थे। तो एटलीस्ट कॉमन एनिमी तो कॉमन थी उनकी। ठीक है, तो जब नेचर ऑफ रिवॉल्ट में करते हैं ना, तो लास्ट कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट है, इन्होंने एक शब्द में बोल दिया, शुरुआत तो वही है, एंड में सब जितने भी बैलेंस्ड अप्रोच यही है। शुरुआत में म्यूटिनी थी, बाद में जो था उसने एक मूवमेंट का नाम ले लिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट इसको लिखते हैं चलो। प्लान था कि इनप्लान था? प्लान था। हाँ, देखिए लड़ रहे हैं तभी तो हम इसको सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं ना। हाँ, प्लानिंग पहले से हुआ था। आपको एक बात बता दो, इसी पे रहते हैं। हाँ, प्लानिंग पहले से हुआ था, कांड हो गया सब। देखो प्रॉब्लम क्या है नेचर को डिटरमाइन करने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी? जो सोर्सेस थे ना, सोर्सेस हमारे पास थे नहीं। रीजन क्या था सोर्सेस का? या तो जितने भी रिबेलियंस थे उन्होंने सोर्सेस को खुद जला दिया। होता नहीं है, अपने एनिमी के अगर कब्जे में आने से पहले हम अपने सोर्सेस को जला दिए।
या तो सोर्सेस खुद जल गए या फिर ब्रिटिशर्स ने उन सोर्सेस को सामने लाने ही नहीं दिया, इसीलिए नेचर को डिटरमाइन करने में दिक्कत आ गई। अगर ये स्टैब्लिश हो जाता कि नेशनल वॉर है फॉर एग्जाम्पल, तो जो नेशनलिज्म की राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात जो बाद में हो रही है वो खत्म हो जाती है। तो मान ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि भारत एक नेशन है ही नहीं, उनकी लड़ाई तो बेस यही है ना कि भारत एक नेशन ही नहीं है, तो किस बात की लड़ाई कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने या तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट जला दिए गए, खुद इन्होंने जला दिए जितने रिबेलियंस थे कि अपने एनिमी के हाथ में ना जाए, या फिर ब्रिटिशर्स ने उन डॉक्यूमेंट्स को सामने लाने ही नहीं दिया क्योंकि ट्रू नेचर ऑफ रिवॉल्ट सामने ना आ जाए। प्रॉब्लम नेचर को डिटरमाइन करने में सबसे बड़ी यही है क्योंकि सोर्सेस हमारे पास नहीं है, इसीलिए इतना आपस में कॉन्फ्लिक्ट है लोगों का, कोई से किसी नजरिए से देख रहा है, कोई से किसी नजरिए से देख रहा है। यहां तक कि अगर सिपॉय मूवमेंट की बात करें तो जो उस समय लोग देख रहे थे मूवमेंट, एक क्वेश्चन पूछा है कि बरेली में उस समय आई विटनेस कौन था वॉर का, बरेली में जो मर गए थे। एक दुर्गादास बांदोपाध्याय नामक एक व्यक्ति थे, दुर्गादास बांदोपाध्याय, हु वाज अ आई विटनेस ऑफ दिस रिवॉल्ट। दुर्गादास बांदोपाध्याय, ये नहीं दिया हुआ, दुर्गादास बांदोपाध्याय, और दो नाम और आपको मिले, बांदोपाध्याय, गालिब है, मिर्जा गालिब, हाँ। एक आई विटनेस ये, दो और आई विटनेस का नाम आपको मिलेगा, मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन। ये दिल्ली में जो हुआ था रिवॉल्ट, उसके आई विटनेस है ये लोग। दुर्गादास बांदोपाध्याय इन बरेली, क्वेश्चन पूछा गया है, ये सुन लो भाई, ये तो आप लोग गालिब पा के रुक जाते हो। बरेली में दुर्गादास बांदोपाध्याय और मुंशी जीवनलाल एंड मोइनुद्दीन इन दिल्ली, ये सब आई विटनेस थे। और इन लोगों का क्या मानना था कि इट वाज अ सिपॉय म्यूटनी। और इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़े नाम है, सर सैयद अहमद खां, वो भी आई विटनेस है रिवॉल्ट के। सर सैयद अहमद खां एएमयू वाले, उनकी भी बुक है असबाब बगावत, उसमें भी वो कहते हैं कि इट वाज नॉट अ मूवमेंट विच वाज लेड बाय नेशन कॉन्शियसनेस। ये भी रिवॉल्ट कैसा है, सिपॉय म्यूटनी ही है ये। तो जो उस समय के लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे ही थे, उनका यही कहना था इट वाज अ सिपॉय म्यूटनी। तो क्यों सिपॉय म्यूटनी, क्योंकि लीड यही लोग कर रहे हैं। रूलर्स जो थे वो सब बाद में आ रहे हैं। देखिए, नाना साहब बाद में आए, झांसी बाद में आई, बहादुर शाह जफर बाद में आए, बेगम हजरत महल बाद में आए, लेकिन रिवॉल्ट को लीड कौन कर रहे थे, सिपॉयज ही कर रहे थे। इसीलिए इसको सिपॉय म्यूटनी ही कहा जाता है। शुरुआत में सिपॉय ही लीड कर रहे थे, बट जब रूलर्स आते हैं सीन में, तब ये एक मास मूवमेंट के रूप में चेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है ना, तब ये मास मूवमेंट चेंज होता है, लेकिन शुरुआत में ये आपका सिपॉय म्यूटनी था। दूसरा प्लान था कि अनप्लान्ड था, इसमें भी डाउट है। रीजन इसका क्या है कि मैंने क्या बताया ना, जो सोर्सेस थे, सोर्सेस को जला दिए गए, तो हमें यही नहीं पता कि सोर्सेस की बात आई कहां से। और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट में बैठे डिज़रायली थे, जो अपोजिशन के लीडर थे, उनका यह कहना था कि इट वाज अ प्लान्ड मूवमेंट। और अजीमुल्ला खान और रन्नोजी बापू वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं लोग ने दिया है कि इसकी प्लानिंग बहुत सालों से चल रही थी। गवर्नमेंट का फेलियर था इंटेलिजेंस का कि उनको ये पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हैच हो रहा है वहां पे। तो उन्हीं ने अजीमुल्ला खान और रन्नोजी बापू का नाम लिया है कि ये दोनों लंदन में जाते हैं, वहां से प्लानिंग शुरू हुई। लोटस और चपाती, अ मोड ऑफ जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो एक मोड था कि भैया लोटस और चपाती ले लो, हाँ रिवॉल्ट अब यहां तक करना है। छोटे छोटे सीरियल्स में देखा होगा, बोलते हैं चपाती और कमल का फूल, अरे जो कोड वर्ड्स में बात नहीं करते हैं, तो ये कोड वर्ड्स थे। ठीक है, ये बात किसने उठाई कि इट वाज अ प्लान्ड मूवमेंट? जो ब्रिटेन में बैठे हुए पार्लियामेंट के मेंबर थे, ऑपोजिशन लीडर से, उन्होंने बात कहा था। ठीक है, अब नेशनल है कि नहीं है, एक बात तो सही है कि नेशन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो हम ये बात कह नहीं सकते कि नेशनल है या नहीं। लेकिन एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट है कि नेशन के एलिमेंट जरूर मौजूद हैं जो आज भी रहते हैं। एलिमेंट क्या? कि हमारा एक कॉमन पर्पस है, हमारा एक कॉमन एनिमी है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। कॉमननेस प्लस सैक्रिफाइस करने की,
अपने जीवन को सैक्रिफाइस करने की एलिमेंट भी मौजूद थे, तभी वॉर ये लगभग 2 से 3 साल तक चला। अगर सैक्रिफाइस वाला पॉइंट नहीं होता तो क्यों हम लड़े किसी और के लिए? हम किसी और के लिए क्यों लड़े? बात समझ रहे हैं ना? पॉइंट यही सब थे जो शो कर रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट जो कह रहे नहीं था, भैया कुछ एलिमेंट नेशनल मूवमेंट के थे, और जो कह रहे नहीं था उनका क्या कहना है? अगर हम कह रहे नेशनल मूवमेंट नहीं था, आर्गुमेंट क्या होगा? अगर इनकेस रानी झांसी, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर सब सफल हो गए हो तो इंडिया का भी नेशन बन ही नहीं पाता, क्योंकि झांसी रिस्टोर्ड फिर से रानी झांसी की बन जाती, रानी वहां की हो गई, नाना साहब भैया कानपुर में बैठ जाते, बेगम हजरत महल अवध में बैठ जाती, तो नेशन बनता कहां से? ये तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना। तो अगर इनकेस अगर ये जीत जाते, अगर हम एक बार सोचते ये लोग जीत गए, तो भैया नेशन बन ही नहीं पाता, क्योंकि फिर से ये लोग रिस्टैब्लिश हो गए होते और फिर से जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं फिर से मजबूत हो जाते। बेसिकली फ्यूडल एलिमेंट्स तो है ना, ये छोटे छोटे जगह पे अपने अपने इनके स्टेट्स हैं, फ्यूडल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं इट वाज नॉट अ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि नेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, अपने लिए लड़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? दोनों पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा, कुछ शब्द अपने 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 शब्दों में लिखते रहिए। नेशन और मदरलैंड में डिफरेंस करना पड़ेगा ना फिर। पता तो हो ये मेरी सरजमी है, मुद्दा तो यही है ना। मंगल पांडे ने सरजमी के लिए रिवॉल्ट किया था कि मंगल पांडे ने अपने धर्म को बचाने के लिए रिवॉल्ट किया है? मदरलैंड की फीलिंग होगी, लेकिन मैंने कहा लेकिन अगर देखोगे तो अगर मदरलैंड की अगर एक कारतूस को खींचने से मदरलैंड थोड़ी ना क्या जा रही थी, कुछ धर्म को बचाने की वहां मेन इशू था ना। मदरलैंड का कॉन्सेप्ट तो बाद में आ रहा है, जब बहादुर शाह जफर बनते तब मदरलैंड आ रहा है, इंडिया की बात होगी, उससे पहले तो अपने धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं। पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मदरलैंड क्या होता है और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक ही सिक्के दोनों पहलू है ना। अगर अपने मदरलैंड के एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, धरती को मां बोला जाता है, हाँ अरे चलो फिर टॉपिक हम लोग हट जाएंगे, बाद मत कर ले, आज टॉपिक लंबा है भैया, ये थोड़ा कर लो जल्दी जल्दी। चलो उसके आगे लिख लो। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है अगर देखा जाए नेशनल मूवमेंट के सेंस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमेशा कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि जो मास का सपोर्ट था इस मूवमेंट बहुत कम था। मूवमेंट किया किसने था? बेसिकली या तो सोल्जर्स ने किया है, जमींदार्स ने किया है, पीजेंट्स ने किया है, आर्टिसंस ने किया है, जो पहले से गवर्नमेंट की जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी उससे परेशान थे। इन्हीं लोगों ने तो किया है ना, वो यही लोग परेशान है। कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट से परेशान है, कोई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से परेशान है, कोई कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से परेशान है, सब इन्हीं से तो परेशान है ना, कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से परेशान है। लेकिन एक चीज देखा जाए कि जब हम बाद में कहते हैं हिस्टोरियंस कि जब भी कोई नेशनल मूवमेंट होता है उसमें 100% कभी भी मास सपोर्ट नहीं होता है। उस पूरे सोसाइटी का बस एक पार्ट या एक ग्रुप ही उस मूवमेंट को लीड करता है। गांधीयन मूवमेंट जब आ रहा है तो सोसाइटी का हर पार्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक तबका था ट्रेडर्स का, वो मूवमेंट को बहुत लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करते। कम्युनिस्ट थे, वो मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करें, रीजन कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया। वर्कर्स जो थे उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो एक साथ पूरा देश मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बात उस समय भी थी, जो कि उस समय नेशनल कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये चूंकि मास पार्टिसिपेशन नहीं था तो नेशनल मूवमेंट नहीं था। क्योंकि अगर ब्रिटेन के अगर मूवमेंट को देखा जाए, ब्रिटेन का जो रेवोल्यूशन हुआ, इसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, वहां तो कुछ लोगों ने ही पार्लियामेंट की सुपीरियॉरिटी स्टैब्लिश कर दी क्राउनशिप के ऊपर, और क्या कह दिया, ये रेवोल्यूशन था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन नाम सुना है ना? 1688 का रेवोल्यूशन था, जिसमें पार्लियामेंट वर्सेस मोनार्की के बीच कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन सुपीरियर है। जब 1688 का रेवोल्यूशन टर्म इसलिए यूज होता है कि अब स्टैब्लिश हो गई वहां पे डेमोक्रेसी है,
अब जो नॉमिनल, जो क्राउन होगा वो एक नॉमिनल हेड है और एक्चुअल पावर वहां की पार्लियामेंट के पास है। तो हिस्टोरियंस कहते हैं भैया जब वहां पर पार्लियामेंट ने कुछ कर दिया आप उसको रेवोल्यूशन का नाम दे दे रहे हो। यहां तो इतनी बड़ी मास सपोर्ट था तो आप उसको रेवोल्यूशन क्यों नहीं मान रहे हो? यही रीजन था जो स्टेटमेंट ही को मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं। शुरुआत इसकी जरूर म्यूटनी रिबिलियन से हो रही है, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने एक मूवमेंट का नाम, मूवमेंट का रूप ले लिया था। जो आने वाले जो मूवमेंट थे उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसी ने इस्टेब्लिश किया था। रेवोल्यूशन सफल कब होता है तब हम कहते हैं चेंज अकर्स, और वो भी बहुत रैंडम चेंज आ रहा है। रेवोल्यूशन की जो आपका कहते हैं परिभाषा यही है, सफल ही नहीं हुआ लेकिन कोशिश तो रेवोल्यूशन की थी। पॉलिसीज में चेंज आ रहा है लेकिन इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है ना। चेंज क्या आ रहा है, एक राजा की तरह दूसरा राजा बन गया, बस। हमारी स्थिति तो वो स्लेव्स हम पहले भी थे, स्लेव्स हम भी थे, बात ठीक है। जो पॉइंट्स है नेचर ऑफ, जब मैं भी क्वेश्चन एक आता है व्हाट वाज द नेचर ऑफ 1857, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और जो मैंने पूरी कहानी बताई है इसी को अपने शब्दों में दो पार्ट्स में डिवाइड करके आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट करके लिख लीजिएगा। जैसे सिपॉय मूवमेंट उठाया आपने, आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट, समझ रहे हैं ना। सिपॉय मूवमेंट क्यों कहते हैं, फेवर में दे दीजिए। अगेंस्ट क्यों कहते हैं, अगेंस्ट दे दीजिए, क्योंकि केवल सिपॉय नहीं थे, सोसाइटी के बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेशनल मूवमेंट इन फेवर, क्यों नेशनल मूवमेंट था कहिए। अगेंस्ट में क्या था, इसलिए अगेंस्ट में क्योंकि नेशनल कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जितने भी फ्यूडल्स थे वो अपने अपने रीइंस्टॉलमेंट के लिए ही लड़ रहे हैं। इस तरीके आंसर लिखने का तरीका भी यही है, एक हेडिंग डालिए इन फेवर और इन अगेंस्ट करके छोटी सब हेडिंग, और 3-3 4-4 पॉइंट लिखते चले जाइए। बात समझ आई। आंसर राइटिंग भी इसी तरीके से किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैराग्राफ में ना लिखिए, पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए। सबके लिए कह रहा हूं, पैराग्राफ में कोई ना लिखे आंसर। अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स देने हैं तो कोशिश करिए कि इसको पॉइंटर ही लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। अगर बहुत कुछ समझाने वाली चीज हो, एनालिसिस हो, तो आप उसको पैराग्राफ दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा पॉइंट आपको ऐड करना तो पॉइंटर वे ही सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है, अब आ जाइए रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट, पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस क्या क्या है, लिखिए। इट वॉज लोकलाइज्ड, रिवॉल्ट वॉज लोकलाइज्ड, रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। अगला पॉइंट, एब्सेंस ऑफ, इसी पॉलिटिकल में एब्सेंस ऑफ कोहेसिव लीडरशिप। कोहेसिव लीडरशिप। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल इश्यूज। ज्योग्राफिकल इश्यूज, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वास्ट थी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनके पास है नहीं। बात समझ रहे हैं, ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, इसीलिए रिवॉल्ट एक साथ पूरे जगह फैल नहीं पाया, जिस वजह से कंपनी को आसानी हुई रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। और उनके पास सब चीज है, उनके पास टेलीग्राफ भी है, उनके पास रेलवे भी है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनका बहुत ही सुपीरियर है हमारे कंपैरिजन में। इसीलिए वो लोग रिवॉल्ट को आसानी से सप्रेस कर पाए और हम रिवॉल्ट को आसानी से नहीं संचालित कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक रीजंस। 1853 में चलना, रेलवे पहले चल रही है, चल गई है।
अल्लाह 1853, 1854, 1855 तीनों जगह मराठावाड़ रीजन में, और अगली रेलवे कहां चली है? यूनाइटेड प्रोविंस, अपने अपने आगरा तक चली है, चलनी शुरू हो गई थी। अगला इकोनॉमिक रीजंस लिख लीजिए। डेर्थ ऑफ रिसोर्सेस, डेर्थ ऑफ रिसोर्सेस या इनएडुकेट रिसोर्सेस लिख लीजिए। इनएडुकेट रिसोर्सेस, इनएडुकेट रिसोर्सेस किसके लिए? रिबेलियंस के लिए। और ऑन द सेम टाइम ब्रिटिशर्स के पास क्या था? वेल इक्विप्ड। और सबसे बड़ी बात, अगर इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें, एक क्रीमियन वॉर चल रहा था उस समय ब्लैक सी के आसपास यूरोप में, क्रीमिया वॉर। क्रीमिया वॉर 1857 में खत्म हो जाता है। ब्रिटिशर्स भी यूरोप से जो उनकी इंगेजमेंट थे यूरोप में, वो भी खत्म वॉर से। वो पूरी की पूरी आर्मी इंडिया में रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए लगा दी गई। समझ रहे हैं? जहां एक तरफ भारत के पास रिसोर्सेस की कमी है, हम किससे लड़ रहे हैं? धनुष बाण बाका बल्लम। उनके पास क्या है? उनके पास हर चीज मौजूद है, पैसे भी हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी उनके पास है, और अच्छी अच्छी बंदूकें, कैनन सब उनके पास हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो जो यूरोप में उनका एंगेजमेंट चल रहा था ड्यू टू क्रीमिया वॉर, वो भी वहां से फ्री हो गए। इसने क्रीमिया वॉर, जो पूरा रिसोर्सेस है यूरोप से माइग्रेट किया गया इंडिया की तरफ, और फिर जो यूरोप, जहां पे इंडिया में जो वो रिवॉल्ट चल रहा था, उसको सप्रेस कर दिया गया। क्रीमिया वॉर क्या है? कोई पीजी में कितनी हिस्ट्री पढ़ी है? जो हाँ, क्या है क्या? क्रीमियन वॉर देखो क्या है, सुन लो, इन शॉर्ट सुन लो। क्रीमिया वॉर, अब चूंकि जिक्र आ गया तो बता दूं, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया भी है, व्हाट इज क्रीमिया वॉर। यूरोप में जब ऑटोमन अंपायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जो ऑटोमन अंपायर के अंदर जो स्टेट्स थे, ऑटोमन अंपायर जब कमजोर हो रहा था, ऑटोमन अंपायर मतलब यही अंपायर जो पूरा यूरोप और पूरा सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल था उनका, जब कमजोर हो रहा था, कैपिटल कहां थी? टर्की वर्की, वो कॉन्स्टेंटिनोपल वाली। होता उसके बाद क्या है, जैसे जैसे वो स्टेट कमजोर हो रहा था, इसके अंडर जो स्टेट थे वो रिवॉल्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जिस वजह से टर्की का इशू सबसे स्ट्रॉन्ग इशू बन चुका था। और दो सबसे बड़े एनिमी एक दूसरे के, सोवियत रूस और ब्रिटिश, इस टर्की पर, जो टर्की वाला जो मैटर हो रहा था, उस पर अपने कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए आपस में भिड़ गए। रशिया क्या चाहता था कि टर्की के जो स्टेट्स हैं वो रिवॉल्ट कर दें, और उन स्टेट्स को रशिया आसानी से अपने मिला ले। तो रशिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है बर्फ से डूबा रहता है, पोर्ट्स तक एक्सेसिबिलिटी उनके पास नहीं है। तो पोर्ट्स उनको कहां मिल सकते हैं? ब्लैक सी के आसपास। ब्लैक मैप ज्योग्राफी दिमाग में बना लेना, नॉर्थ में नहीं जा सकते क्योंकि साइबेरियन लैंड है, ठंडा प्रदेश है, तो पोर्ट्स कहां मिलेंगे? ब्लैक सी के आसपास। इसीलिए वो टर्की पर कंट्रोल करना चाह रहा है। ठीक है। ब्रिटेन क्या चाह रहा था? ब्रिटेन को लगा अगर सोवियत रूस ने टर्की पर कंट्रोल कर लिया तो जो इनका कॉलोनी इंडिया में वो भी चली जाएगी। इसीलिए टर्की को वो बनाए रखना चाहता है और सोवियत टर्की को तोड़ना चाहता है। यही लड़ाई थी क्रीमिया वॉर की। बस इतना सब। ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है 1856 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें तय हो जाता है कि जो रशिया होगा वो ब्लैक सी के पास नहीं आएगा, वो भैया ऊपर ऊपर और नीचे नहीं आओगे, और ब्लैक सी को फ्री करा लेते हैं। इस ट्रीटी के बाद पूरी की पूरी जो आर्मी थी वो इंडिया की तरफ लाई गई और इंडिया में जो रिवॉल्ट चल रहा था उसको सप्रेस किया गया। यही क्रीमिया वॉर आगे जाकर हम जाएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब इशू टाइम पीरियड आता है, तो ट्रीटी ऑफ सीवियर्स जो होती है, इसी ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया था। अभी तक ब्रिटेन अभी तक बचा रखना चाहती थी टर्की को, लेकिन जब लगा टर्की किसी काम की नहीं है तो उसने भी तोड़ दिया टर्की को। टर्की को वहां का यूरोप की जुखाम कहा जाता था, जुखाम।
कि एक बार टर्की छींकता है तो पूरा यूरोप छींकना शुरू कर देता है। छींकना का मतलब क्या है? कॉन्टेमिनेशन होता है ना। टर्की में दिक्कत आई तो पूरी यूरोप को दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि भैया मेन यूरोप जो टर्की था वो ब्रिटिश की कॉलोनी और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर रहा था। अगर टर्की पे कोई कंट्रोल कर लेता तो ब्रिटेन की कॉलोनीज भी चली जाती। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रिटेन की जुखाम, कि एक बार अगर टर्की छींकता तो पूरा यूरोप आपस में भिड़ने लगता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा इसका भी इंपॉर्टेंट रोल था। दो ही इंपॉर्टेंट रोल बने, बाल्कन इश्यूज और टर्की का। बाल्कन इश्यू पता है? चलो आगे पढ़ेंगे। जहां तो हो गया ना। अगला पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन कॉज। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन कॉज। नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉमन कॉज ही नहीं, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। लैक ऑफ कॉमन कॉज। समझ गया? लैक ऑफ कॉमन कॉज। सब अपने जितने भी थे फ्यूडल एलिमेंट तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। कॉमन कॉज नहीं है कि हमको एक स्टेट को बनाना है या नेशन को बनाना है, आपस में ही सब बटे हुए हैं। अगर एक साथ मिलकर लड़ जाते तो रिजल्ट अलग हो सकता था। अगला, इनएफिशिएंट लीडरशिप। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन लीडरशिप भी इनएफिशिएंट थी इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स। इनएफिशिएंट लीडरशिप। ठीक है, लॉरेंस, कैम्बल, नील, ये सब जितने भी कमांडर्स थे, दे वर फार सुपीरियर देन दिस फ्यूडल रूलर्स। और इन्हीं का ये काम था या इन्हीं की पॉलिसी थी कि ये स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने इस रिवॉल्ट को आसानी से सप्रेस कर लिया। ये मेंस का आंसर है जो मैं बता रहा हूं, पॉइंट से ही आप सीधे सीधे आंसर लिख दीजिएगा। अगर आ जाए कभी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, यही सारे आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, ठीक, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं है। हम लड़ तो रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये चीज था ही नहीं। अब अगला चेंजेस, अगला पॉइंट लिख लीजिए, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द वॉर। चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एक्ट 1861 नहीं लिखवाने जा रहा हूं, वो पॉलिटी में पढ़िएगा। मैं बस चेंजेस आपको बता दो, 1858 में जो एक्ट चेंजेस आए वो लिखवा दे रहा हूं बस मैं। क्या क्या चेंजेस हुए? इनएफिशिएंट लीडरशिप का, अरे इनएफिशिएंट तो बता रहा हूं ना मैं। दो साल जो रिवॉल्ट मैं बता रहा हूं, आप ये देखिए ना, झांसी 6 महीने लड़ी, हार गई। टोटल में रिवॉल्ट 2 साल चल रहा है, टोटल में रिवॉल्ट। बहादुर शाह जफर मई में राजा बना, सितंबर में खत्म। झांसी वाला रिवॉल्ट मई में शुरू हुआ, जुलाई में खत्म। यहां वाला जून में शुरू हुआ, अक्टूबर में खत्म। टोटल में 1.5 साल चल रहा है। लेकिन पर्टिकुलर एक रीजन के, एक स्टेट की बात करें तो 6 महीने से ज्यादा कुछ चला नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूं इनएफिशिएंट थे लोग। ठीक, क्या क्या चेंजेस आए? ट्रांसफर ऑफ पावर पहला लिख लीजिए, फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ठीक है, अब गवर्नर जनरल क्या हो गया? वाइसरॉय हो गया। अगला पॉइंट, द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वॉज एस्टैब्लिश्ड। द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वॉज एस्टैब्लिश्ड। अगला, इन प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, a post known as Secretary of India. A post known as Secretary of India was established.
और ये कौन है, सेक्रेटरी कौन है ये? ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। 6 मेंबर थे, सबको डिसॉल्व कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी है ना, दोनों चल रहा है। हमने क्या क्या किया, वो पूरा कंट्रोल नहीं है, हमने सबको डिसॉल्व कर दिया। अब हमने कहा दो ही लोग रहेंगे, एक तो भारत में बैठा हुआ वाइस रॉय और लंदन में बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बस और कोई कुछ नहीं रहेगा। लंदन में बैठ रहा है, उसकी काउंसिल, सेक्रेटरी और उसकी काउंसिल दोनों लंदन में बैठ रही है, वाइस रॉय यहां बैठा हुआ है। 15 बिल्कुल रहता था, बिल्कुल रहता, दोनों आपस में ही डिसाइड करते थे क्या होगा, और तब वो पार्लियामेंट पास करती थी। आगे 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 2-3 पॉइंट बचा हो, लिख लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक एक पोस्ट स्टैब्लिश किया गया और इसकी काउंसिल बनाई गई जिसके 15 मेंबर्स थे। और क्या चेंजेस आए? अगला अगला मिलिट्री चेंजेस, मिलिट्री में क्या चेंजेस आए? फिर से बोलो। वाइस रॉय का मतलब यही है ना। अब जो गवर्नर जनरल है वो सीधे सीधे गवर्नर जनरल की पोस्ट वॉज कन्वर्टेड इनटू वाइस रॉय। अब जितने भी एरिया ब्रिटिशर्स के थे वो डायरेक्टली अब उसी के अंडर ही है। अब हाँ? मिलिट्री जनरल थी, आप पूछ क्या रहे हो? हाँ, अभी ये बता रहा हूं मिलिट्री चेंजेस में क्या है। पील कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड, पील कमीशन, पील कमीशन, पील कमीशन। और ये किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। पील कमीशन टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। पील कमीशन। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन आर्मी। Policy of divide and rule was also started in army. Battalions were made on caste system. Battalions were made on caste system. कास्ट सिस्टम, ठीक। गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब उसी पर बेस्ड थे। राजपुताना रेजिमेंट। अगला क्या चेंजेस आया? अब जो इंटरफेरेंस हो रहा था नेटिव स्टेट्स में, उस इंटरफेरेंस को भी करना बंद कर दिया गया। इंटरफेयरिंग इन द इश्यूज ऑफ नेटिव स्टेट्स, इंटरफेयरिंग इन द इश्यूज ऑफ नेटिव स्टेट्स were also abandoned. पूरी की पूरी कोशिश की गई को इंडिया जो है, इंडिया के जो इंडियंस हैं उनको वहां के आईसीएस में जगह ना मिले। लिख लो चाहो तो। द एज फॉर द एंट्री इन आईसीएस एग्जाम्स, द एज फॉर द एंट्री इन आईसीएस एग्जाम्स was also decreased so that Indians should not get chance to be a part of ICS, so that Indians should not get a chance to be a part of Indian civil services. वो 1833 का एक्ट था, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, इसमें नहीं था वो।
1813 का एक्ट आया था, उसमें बात हुई थी कि 1 लाख रुपए इंडिया में दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए पढ़ाई इंग्लिश एजुकेशन को प्रसार के लिए लगाया जाएगा। 1833 का, 1813 का एक्ट था वो। और कुछ लिख लो, और कुछ बचा हुआ है? आर्मी जो थी शुरुआत में अवध से ही बन रही थी, रिक्रूटेड। हाँ, बाद में बाकी रीजंस को देखा गया, क्योंकि जो सिपॉय म्यूटनी हुई बेसिकली अवध रीजन, मेरठ अवध रीजन का पार्ट था ना, स्टार्ट यहीं से हुई थी, इसीलिए अब बाकी जगह से भी आर्मी को रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया था। यूपी बिहार के साथ साथ यूपी बिहार में ज्यादा भी जो ऊपरी कास्ट के लोग थे ना, ठाकुर और ब्राह्मण, इन्हीं लोग को लिया जाता था। बाद में इनको बैन किया गया, बाकी लोग को बढ़ाओ। और अगला, ऑपरेसिव पॉलिसी टुवर्ड मुस्लिम्स। oppressive policy toward Muslims, oppressive policy toward Muslims was also started after this war, क्योंकि उनको लगा कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी उसको लीड किसने किया, मुस्लिम्स ने किया है, इसीलिए अब ऑपरेसिव पॉलिसी, अब मुस्लिमों को कोई भी स्थान ना दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। इसीलिए बाद में जब सर सैयद अहमद खां आते हैं, ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स के बीच जो ये दूरी हो गई थी, इसको कम करने के लिए पूरे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, वो एएमयू स्टैब्लिश करना हो या बाकी जोड़ा हो, पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्टैब्लिश करना हो, बात की बात है। टाइम तो हो गया, कल हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट। हाँ, एक हाँ, कहां के आए? बेसिकली उसमें बिजनौर में थे, वो बिजनौर में क्लर्क थे उसी आर्मी के, बिजनौर में। तो 1853 में एक्ट आता है जिसको कहते हैं वुड्स डिस्पैच, कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन का काम क्या था, भारत में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। उस सिस्टम में तय ये किया गया था, अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा भारत में एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए। अभी तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट की कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सोसाइटी के ग्रुप को एजुकेट करने के लिए है, बाकी लोग को नहीं करेंगे। 1861 के एक्ट में बात हुई कि अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करे आम लोगों को एजुकेट करने के लिए। विमेंस एजुकेशन की बात अब होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले विमेंस रिलीजियस रिफॉर्मर्स अभी आना शुरू हुए, अभी मजबूत इतने कहां हुए। राजा राममोहन रॉय आ रहे हैं धीरे धीरे। अब इंग्लिश, वो किसका करें, इंग्लिश एजुकेशन की, वो भी बाकी बात नहीं करें, इंग्लिश एजुकेशन की। रिफॉर्मर का टाइम पीरियड, राजा राममोहन राय को स्पीड जो पकड़ा 1857 के बाद ही लो आए। जितने भी दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, आपके वो क्या केशव चंद्र सेन हो, ये सब बाद ही मेरे 57 के बाद आ रहे हैं। सर एक रिवोल्ट का सर एक सिंबल बनाया गया था, उसके बाद जो पेंटिंग्स बनी थी सर, उसमें एक मिस व्हीलर की पेंटिंग बनी थी, तो सर ये मिस व्हीलर में बीबी बढ़वा ली है, वही ना सर जो हीरोइक फिगर बनाया गया था, उनको मारा गया था, अभी तो बता रहे हैं। उनकी फेलो वीनस के साथ साथ ये भी लोग। सर एक और चीज पूछना था सर, जो भी इन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, जिन लोगों ने भी सर रिवोल्ट किया था, तो सर उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से तो लोगों को इन्फ्लुएंस किया ही था कि अब इनके खिलाफ खड़े होना है। तो सर इनको सर हम लोग रिबेल्स कहते हैं, अभी भी हम लोग रिबेल्स ही बोलते हैं। सर इनको रिबेल्स कहना सही है? देखो, रिबल्स कहने का रीजन ये है, रिबल्स कौन होता है, जो सर एक इस्टेब्लिश सिस्टम के अगेंस्ट जो अपने अधिकारों के लिए रिवॉल्ट करते हैं, दे वर नोन एज रिबल्स। इस्टेब्लिश अथॉरिटी समय कौन है, ब्रिटिशर्स ही है। इस सेंस में हम इन्हें रिबेलियन कह रहे हैं, इस सेंस में रिबेलियन कहते हैं। हमारे नाम नजर तो फ्रीडम फाइटर है, नाम है। जैसे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में पूछा गया, यूपीएससी पूछा गया, भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट पूछा गया, आतंकवादी है। इस्टेब्लिश सिस्टम में तो ये क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश सिस्टम में तो टेररिस्ट ही थे ये उनकी नजरों में, लेकिन हमारी नजरों में टेररिस्ट थे वो। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट बोला गया। वर्ड के अंदर है वो अंतर हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा वो नजरिए देखने के हैं। रिबेलियन चूंकि एक इस्टेब्लिश सिस्टम के अगेंस्ट हम कह रहे हैं, इस सेंस में रिबेलियन। हमारी नजर में तो फ्रीडम फाइटर है। क्यों?
हिस्ट्री देखने के तरीके हैं, इतनी हिस्ट्री अच्छी है। वो जो हर्षवर्धन अरे तुम्हारी तरफ देखें, बाकी तरफ देखें, पागल हो गया। देखेगा कहेंगे फोटो शूट करा रहे हैं किसी से। और क्या पूछ रही थी? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो शशांक